प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका इस चैनल, अपने इस चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विथ मीशा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं D9 चार्ट के पार्ट 2 के बारे में। नवमांश कुंडली के पार्ट 2 के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जिसमें शायद अगर आप बेसिकली अगर ज्योतिष सीख रहे हैं और आपको यह नहीं पता तो यू मस्ट शुड हैव टू नो दिस। आपको ये ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि देखिए ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आप इसे समझना चाहेंगे तो उतना ही ज़्यादा सरल भी है। ये डिपेंड करता है आपकी क्यूरियोसिटी के ऊपर कि आप इसको कितना ब्रीफली और डीपली समझना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टॉपिक की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के लिए बनाया, जो फर्स्ट लर्नर है, जो सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, और उनके लिए मतलब कुछ अपने नोट्स भी होने चाहिए रीडिंग से पहले। तो उनके लिए कुछ नोट्स के साथ में ये वीडियो बनाई है D9 चार्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी वर्गोत्तरी लग्न क्या होता है, आपका भाव वर्गोत्तरी क्या होता है, राशि वर्गोत्तरी क्या होता है। D9 चार्ट में आप जो हैं किस तरीके से देखते हैं अपना पूरा हस्बैंड वाइफ का जो वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है उसको किस तरीके से देखते हैं, और आपके मन की स्थिति, वैवाहिक जीवन की स्थिति, 64वां नवमांश, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है मैंने नोट्स के थ्रू आपके लिए रेडी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वर्गोत्तरी लग्न। जब जन्म कुंडली व नवमांश कुंडली में लग्नाधिपति यानी लग्न एक ही हो तो उसे वर्गोत्तरी लग्न कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि इसे बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम मानते थे, सबसे ज़्यादा उत्तम मानते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही रेयरेस्ट कुंडली में ऐसा होता है कि आपकी जो लग्न कुंडली में जो आपका जो स्वामी है और जो नवमांश कुंडली का जो स्वामी है एक हो, ये बहुत ही मुश्किल से किन्हीं कुंडली में आता है। ऐसा अगर होता है तो उस कुंडली में अगर दोष भी हो तो वो गुण में आ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसे हम वर्गोत्तरी लग्न कहते हैं। अगर आपसे कोई वर्गोत्तरी लग्न पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में दोनों कुंडलियों के लग्नाधिपति सेम होते हैं तो उन्हें हम वर्गोत्तरी लग्न कहते हैं। सेकंड है जब कुंडली में कोई भी ग्रह जिस भी भाव में बैठा हो, वही ग्रह D9 चार्ट में भी उसी भाव में बैठा हो। यानी D1 चार्ट और D9 चार्ट में जब कोई ग्रह एक भाव में बैठा हो, राशि कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी राशि में उसे कोई फ़र्क नहीं करता। लेकिन यदि नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली में वही ग्रह उस भाव में बैठा हो, किसी भी राशि के साथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है आपका, चंद्रमा आपका बैठा हुआ है चौथे नंबर की राशि के साथ में बैठा हुआ है, लेकिन भाव उसका नवम है। और D9 चार्ट में भी सेम उसका जो है चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसका भाव आप कह लीजिए 2 है, 5 है, 9 है, कुछ भी हो राशि, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाव यानी जो उसका प्लेसमेंट, हाउस प्लेसमेंट वो सेम होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? भाव वर्गोत्तरी कहते हैं। इससे भी हम बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक उन्नति में या फिर आपके D9 चार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट माना जाएगा। राशि वर्गोत्तरी किसे कहते हैं? जब कुंडली में यानी आपकी जन्म कुंडली में और नवमांश कुंडली में, D1 चार्ट में और D9 चार्ट दोनों में ही जब जब जो ग्रह जिस राशि में बैठा हो उसी राशि में बैठा हो। यानी सपोज़ कीजिए जब D1 चार्ट में कोई ग्रह, यानी आपका चंद्रमा ले लीजिए, D1 चार्ट में भी आपका चंद्रमा 4 नंबर की राशि के साथ में बैठा है और नवमांश कुंडली में भी यानी D9 चार्ट में भी चंद्रमा आपका 4 नंबर की राशि के साथ में बैठा है। चाहे भाव कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राशि की प्लेसमेंट सेम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम राशि वर्गोत्तरी कहेंगे। यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। यह भी बहुत, अगर आपकी कुंडली में है तो इससे भी हम नवमांश कुंडली में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह मान सकते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पे आते हैं। यदि D1 चार्ट में कोई भी ग्रह यदि वृषभ राशि, धनु राशि, तुला राशि, मीन राशि में बैठा हो तो उसे हम पुष्कर नवमांश कहते हैं। ये देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप ये मान लीजिए कहीं भी आपके साथ ठगी मारी हो सकती है। लर्नर हैं तो यू शुड नो एवरीथिंग इन डीपली, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है पुष्कर नवमांश किसे कहते हैं, तो D1 चार्ट में यदि कोई भी ग्रह वृषभ राशि, धनु राशि, तुला राशि और मीन राशि में होता है तो उसे हम पुष्कर नवमांश कहते हैं।
5th की बात करेंगे तो D1 चार्ट में जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो तो उस व्यक्ति को हम उससे क्या देखते हैं, व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं। यदि लग्न कुंडली में आपका चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा हो, सपोज़ कीजिए शुक्र में बैठा है चंद्रमा आपका 2 नंबर की राशि के साथ में बैठा है, तो उसके व्यक्ति का स्वभाव देखेंगे, यानी बहुत लग्जूरियस होगा, बहुत फैशनेबल होगा, आप ये कह लीजिए बहुत भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा, या आराम पसंद इंसान भी उसे कह सकते हैं। तो इससे हम व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं। इसी के अपोजिट अगर D9 चार्ट में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा हो तो उससे हम व्यक्ति का रंग देखा जाता है। यानी चंद्रमा अगर मान लीजिए खुद ही की राशि में बैठ गया तो व्यक्ति का जो रंग होगा वो कैसा होगा, फेयर होगा, आकार गोल होगा, उसका शरीर का चंचल प्रवृत्ति का होगा, तो ये सब उससे देखा जाता है। D9 चार्ट में चंद्रमा जहाँ बैठा हो उससे चौथे भाव में जो भी घर बैठा हो उससे हम क्या बोलते हैं, हम 64वां नवमांश कहते हैं। लेकिन देखिए नवमांश कुंडली में ये जो योग होता है इसे हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक परेशानियां देखी जाती है। देखते कैसे, एक बार फिर समझ लीजिए। D9 चार्ट यानी नवमांश कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो उससे चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा उससे हम इसका पता लगाते हैं, 64वें नवमांश का पता लगाते हैं, और बेसिकली उसे हम 64वां नवमांश ही कहते हैं। तो जो ग्रह बैठा होगा उसी से हम व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कंडीशन कैसी है वो सब हम देखते हैं। लेकिन अगर आप ज्योतिष दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसे हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना करेंगे, इसे हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान सकते हैं। 7th पॉइंट आता है, अगर हम वैवाहिक सुख को अगर आंकलन करना चाहें किसी भी व्यक्ति के उसके जीवन में उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो देखिए D9 चार्ट जो एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में भी, जब आप अपने सप्तम भाव यानी लग्न कुंडली के सप्तम भाव का बहुत ही डीप से स्टडी करते हैं तो उसे हम D9 चार्ट माना जाता है। यानी D9 चार्ट के थ्रू से हम बहुत अच्छी ब्रीफली रीड कर सकते हैं। आप देखिए उस भाव पे मत जाइए। अगर आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो आपको बिल्कुल, अगर आप शादी के लिए किसी कुंडली देख रहे हैं तो आपको नवमांश कुंडली ज़रूर देखनी ही चाहिए। यहाँ मैं बात करूँगी, अगर सुख किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक जीवन का सुख अगर देखना हो हमें उसी कुंडली से, तो हम सबसे पहले नवमांश कुंडली लेंगे और नवमांश कुंडली में प्रथम भाव और उसके भावाधिपति को देखेंगे। यदि देखिए प्रथम भाव नवमांश कुंडली में, यदि प्रथम भाव या भावाधिपति बहुत ही ज़्यादा बलवान है, स्वग्रही है, उच्च का है, या कह लीजिए उसका राशि परिवर्तन हो रहा है या दृष्टि से उसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो भी हम उसे क्या कहेंगे, उस व्यक्ति का जो वैवाहिक सुख होगा, जीवन होगा, बहुत ही सुखप्रद होगा। क्योंकि लगन, देखिए यदि लगन ही बलवान हो जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का मनोबल, उसका शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर बहुत ही ज़्यादा बलवान होगा, तो उसे छोटी मोटी परेशानियों को कोई आभास या अभाव ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चलेगा उसे। और यहीं अगर दूसरा अगर मैं देखूं तो D1 चार्ट में यदि सप्तम भाव या उसके भावाधिपति बलवान हो तो भी जीवन सुखद होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट में यदि सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो स्वग्रही है, उच्च का है या बली है, या सप्तम भाव की जो राशि है वो बली, उसका ग्रह जो है वो बली है या स्वग्रही है, उच्च का है, या केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा हुआ है, तो भी क्या होता है, उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को आप अच्छे से बता सकते हैं बिना देखे कि हाँ इस व्यक्ति का तो वैवाहिक जीवन या इस जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद होगा। D1 चार्ट में 7वें भाव का कारक कौन होता है? शुक्र ग्रह होता है। अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो उसमें आप देखिए उसके लग्न कुंडली में कौन सा नंबर आएगा, कालपुरुष कुंडली के से देखेंगे तो 7 नंबर आएगा, और 7 नंबर की जो राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो 7वें भाव का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह होता है। यदि शुक्र ग्रह स्वग्रही हो, स्वग्रही मीन्स दूसरे नंबर की राशि के साथ में या 7वें नंबर की राशि के साथ में लिखा हो तो उसे स्वग्रही कहेंगे, या उच्च का हो। शुक्र यदि 3 नंबर की राशि के साथ में यानी शुक्र और 3 लिखा हुआ नंबर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उच्च का शुक्र कहेंगे। तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखद ही होगा, उसे वैवाहिक जीवन की सारी सुख सुविधा मिलेंगी, या यूँ कह लीजिए उसे हम उत्तम वैवाहिक जीवन कह सकते हैं। D1 चार्ट में ये मेल की कुंडली में हम देखेंगे, और फीमेल की कुंडली में अगर एनालिसिस करना हो तो देखिए गुरु ग्रह जो होता है मेन कारक होता है फीमेल की जो कुंडली में होता है, तो ग्रह गुरु ग्रह मेन कारक होता है सुखद का, शादी के। तो यदि D9 चार्ट में गुरु ग्रह केंद्र त्रिकोण में स्वग्रही या उच्च का होकर बैठा हो तो भी उसे हम क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होगा, जातिका का जो वैवाहिक जीवन होगा वो उत्तम वैवाहिक जीवन होगा। गुरु ग्रह देखिए 4 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है, 9 नंबर की राशि में और 12 नंबर की राशि में वो स्वग्रही हो जाता है। यहाँ वो भी देख सकते हैं।
आइए बात करते हैं, यदि नवांश कुंडली में अष्टम भाव या अष्टमाधिपति यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह के साथ हो तो पति पत्नी की दुर्घटनाग्रस्त और दुर्घटना हो सकती है पति या पत्नी को, या उसे कोई असाध्य रोग हो सकता है। पति की कुंडली है पत्नी के लिए और पत्नी की कुंडली है पति के लिए, लेकिन उनकी दशा और अंतरदशा में ही ऐसा होगा। तो देखिए नवांश कुंडली कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ लग्न कुंडली देखकर किसी का विवाह करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, उसकी नवांश कुंडली तक डिटेल में जाइए, उसे पूरा ब्रीफ कीजिए, खुद एग्जामिन कीजिए और उसके बाद ही देखिए। अष्टमाधिपति यानी अष्टम हाउस यानी 8th हाउस में जो ग्रह बैठा है या 8th हाउस का जो राशि है वो पापग्रस्त ना हो या पाप ग्रहों के साथ में ना हो या कोई पाप ग्रह की दृष्टि उसे ना हो। तो ऐसे अगर होगा तो क्या होगा, उस जातक के जो पार्टनर होगा उसको रोग दुर्घटनाग्रस्त होने का भय रहता है या असाध्य रोग, या यूँ कह लीजिए उसको जो ऐसा जो रोग जो ना ख़त्म होने वाला, जिसका बहुत ही एंड में पता चलता हो, ऐसा रोग होता है। और इससे भी उनके वैवाहिक जीवन में एक यूँ कह लीजिए दशा अंतरदशा में बहुत ही ज़्यादा परेशानी उन्हें देखने को मिलती है। D9 चार्ट के 12वें भाव में यदि 2-3 पापग्रह हो, यानी अगर आप D9 चार्ट को देख रहे हो उसके 12वें भाव में 12th नंबर के हाउस में 2 या 3 यानी 1, 2 या 2 से अधिक पापग्रह बैठे हों तो 12वें भाव या 12वें भाव के मालिक के साथ में यानी 12वें भाव का जो स्वामी होगा उसके साथ में यदि कोई पापग्रह बैठा हो तो भी क्या होता है, उस व्यक्ति को यानी उस जातक को आप यूँ कह लीजिए जातिका को उसके वैवाहिक जीवन में जो एक कंप्लेन रहती है कि उन्हें एक शारीरिक सुख नहीं मिल पाता और यही उनके विक्षेप का कारण होता है। उनमें जो शारीरिक सुख की जो है कंडीशन वो असंतोषजनक स्थिति में कन्वर्ट हो जाती है। यदि 12वें भाव का स्वामी या 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पापग्रह होते हैं या 12वें भाव का जो स्वामी है वो पापग्रहों से दृष्ट है तो ऐसा होता है। अगर मैं बात करूंगी D9 चार्ट में या D1 चार्ट में यदि शुक्र ग्रह पीड़ित हो, अस्त का हो, या आप यूँ कह लीजिए पीड़ित हो, अस्त हो या फिर पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी उसे शारीरिक सुख नहीं मिलता। उन्हें क्या होता है, यदि D1 चार्ट और D9 चार्ट में यदि शुक्र ग्रह पीड़ित हो, अस्त का हो या नीच का हो तो भी उस वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े और सुख का अभाव रहेगा। उनका जो वैवाहिक जीवन है उन्हें चाहकर भी वैसी सुख की अनुभूति नहीं दे पाएगा जिसके वो हकदार या जिनके वो चाहते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, यदि देखिए केतु जो है केतु या राहु शुक्र के साथ हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, शुक्र के साथ में यदि केतु हो या शुक्र नीच का हो, 6 नंबर की राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। नवांश कुंडली में अगर आपको ऐसा दिखने को मिल रहा है लग्न कुंडली में तो भी उस विवाह में कहीं ना कहीं असंतोषजनक स्थिति पैदा हो जाती है। जो आप कह लीजिए मेल फीमेल को लेकर सेटिस्फाइड नहीं होता और फीमेल जो होती है मेल को लेकर सेटिस्फाइड नहीं होती, कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। आप उन्हें कह लीजिए मानसिक प्रताड़ना के साथ, शारीरिक प्रताड़ना के साथ में। लेकिन यदि शुक्र के साथ में केतु बैठ जाए तो देखिए केतु एक ऐसा ग्रह है जो जहाँ भी जिस भी ग्रह के साथ में बैठता है उसमें तड़प की स्थिति पैदा कर लेता है। केतु आपका मोक्ष भी है, केतु आपका आध्यात्म भी है, केतु आपका मंत्र भी है और केतु आपके गुण रहस्य भी हैं। लेकिन अगर यही शुक्र के साथ केतु बैठ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में उस प्यार का, प्रेम का अभाव रहता है, जिससे भी असंतोषजनक स्थिति हो जाती है। व्यक्ति रहता तो संसार में है लेकिन उससे सांसारिक जीवन का पूर्णतः सुख नहीं मिल पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा, मैं शायद यहाँ लिखना भूल गई हूँ। लास्ट की मैं अगर बात करूँगी, अगर जिस तरीके से शुक्र इतना इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से गुरु ग्रह भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यदि गुरु ग्रह किसी भी फीमेल के चार्ट में पीड़ित है, नीच का है, अस्त का है या त्रिक भाव में होकर बैठा है या डिग्री बल कम है या केतु या राहु के साथ में है या पाप ग्रहों के साथ में, पाप ग्रह में आपके सूर्य आ जाते हैं, मंगल आते हैं, शनि आ जाते हैं, इनके साथ में ग्रस्त या दृष्ट हैं, यानी साथ में बैठे हुए हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का यानी उस जातिका का जीवन जो होगा असंतोषजनक स्थिति में होगा।
चाहकर भी वो उस वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख नहीं ले पाएंगे। और देखिए, अगर मैं बहुत ही अच्छे से अगर बात करूँ, नवमांश कुंडली जो है आपकी, वो आपकी 30 और 32 की उम्र के बाद में अपना असल दिखाती है। इसीलिए शायद इसे कहा गया है, जिस तरीके से लग्न अगर शरीर है तो नवमांश उसकी आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसी तरीके से बिना शरीर के भी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप देख रहे हैं किसी कुंडली शादी के लिए, या उसके आपको लग रहा है पहले तो ऐसा नहीं था अब ऐसा हो रहा है, तो आपने या तो नवमांश नहीं मिलाई है। और देखिए, नवमांश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे इसके और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर मुझे होप लगेगी आपको कुछ सिखाने की या कुछ और नया सर्च और सर्वे किया तो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। होपफुली आपको D9 चार्ट का ये जो सेकेंड वीडियो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।